हु आर ओबीसीज। ओबीसीज कौन है, हम इसके बारे में पढ़ेंगे कि ओबीसी कौन है, ओबीसी में कौन कौन सी जातियाँ आती है, ओबीसी इंडियन सोसाइटी का कौन सा पार्ट है जिसको हम ओबीसी बोलेंगे। In 1946, Nehru first time used the word OBC in his objective resolution along with the SC/ST minority। तो 1946 में सबसे पहले जवाहरलाल नेहरू ने ओबीसी वर्ड यूज किया था, ठीक है। In 1950 आर्टिकल 340 देयर सेल बी। तो 1950 में क्या है कि एक जो कॉन्स्टिट्यूशन के साथ में क्या है कि एक आर्टिकल जो था, वो जो आर्टिकल क्या है 340, वो पता है क्या कहता है, वो कहता है कि देयर सेल बी ए कमीशन हु मेक क्राइटेरिया दैट हु आर ओबीसी। तो 1950 में ये कहा गया कि एक जो आर्टिकल 340 ये कहता है कि एक कमीशन बनाया जाएगा जो ये क्राइटेरिया निश्चित करेगा कि ओबीसी कौन है, ठीक है। आगे चलते हैं हम। आर्टिकल 341 और 342 हमें पता है कि आर्टिकल 341 कहता है किसके लिए, सेंट्रल लिस्ट ऑफ एससी अनटचेबल्स, और आर्टिकल 342 क्या कहता है किसके लिए, कि सेंट्रल लिस्ट ऑफ एसटी फॉरेस्ट प्लस आइसोलेशन। तो इनकी लिस्ट बन चुकी है, ये 1950 में बन चुकी है। आर्टिकल 341 सेंट्रल लिस्ट ऑफ एससी अनटचेबल्स एंड आर्टिकल 342 सेंट्रल लिस्ट ऑफ एसटी फॉरेस्ट, जो फॉरेस्ट में रहते हैं या आइसोलेशन में अलग रहते हैं वही लोग। और लेकिन आर्टिकल 340 ये कहता है कि देयर शेल बी ए कमीशन हु मेक क्राइटेरिया दैट हु आर द ओबीसीज। रिजर्वेशन टू SC/ST, ये दोनों आर्टिकल क्या करते हैं, 341 और 342 के तहत क्या किया जाता है, रिजर्वेशन टू SC/ST इन पब्लिक सर्विसेज अंडर आर्टिकल 16(4) और 16(4)A किसके लिए किया है, प्रमोशन, रिजर्वेशन इन प्रमोशन कहता है आर्टिकल 16(4)A। In 1952, the first backward class commission, KK commission, कालेलकर कमीशन was appointed। और ये कमीशन पता है क्या कहता है, कमीशन जो काका कालेलकर थे वो क्या कहते हैं, वो कहते हैं कि सेट क्राइटेरिया इज कास्ट। सेट क्राइटेरिया कहते हैं कि जो बैकवर्ड क्लास कमीशन के लिए क्राइटेरिया था वो कास्ट था, दोज हु आर नॉट अपर कास्ट एंड, जो अपर कास्ट नहीं है और जो अनटचेबल नहीं है, कि दोज हु आर नॉट अपर कास्ट एंड अनटचेबल। दिस कमीशन वाज रिजेक्टेड, बिल्कुल रिजेक्ट कर दिया। जाति के बेस पर भेदभाव कैसे कर सकते हैं, क्राइटेरिया जाति के आधार पर नहीं बनाया जा सकता, कास्ट बेस क्राइटेरिया नहीं बनाया जा सकता। जो SC के लिए ST के लिए दिया गया था वो दिया गया था उनके सोशली वो डिप्राइव्ड थे, उनके लिए दिया गया था, इसलिए उन्हें अलग से उनके लिए क्राइटेरिया बनाए गए थे। लेकिन OBC को जाति के आधार पर नहीं दिया जाता, तो ये से इस कमीशन को पूरी तरह खारिज कर दिया गया जो 1952 में आया था। तो अब इसके बाद में देखते हैं, इसके बाद 1978 में In 1978 सेकेंड बैकवर्ड क्लास कमीशन, जिसे बोलते हैं मंडल कमीशन। 1978 में क्या है, एक मंडल कमीशन बना। 1978 किसका टाइम था, इंदिरा का टाइम नहीं है ये भी, इंदिरा 77 में चली गई थी, 76-77 में दूसरी सरकार आ गई थी। 77 में तो वो अमेंडमेंट हो गए थे, जो बदलाव हो गए थे, कुछ एक नए बदलाव जो इंदिरा ने किए थे उनको बाद में चेंज कर दिया गया था, कुछ ऐसे हुए थे। तो 1978 में सेकेंड बैकवर्ड क्लास कमीशन जो है मंडल कमीशन, और उसने रिपोर्ट दी कब, 1980 में रिपोर्ट दी, और इन 1990 मंडल कमीशन रिपोर्ट इज इम्प्लीमेंटेड, और 1980 में दिया और 10 साल बाद ये रिपोर्ट जो मंडल कमीशन रिपोर्ट है वो इम्प्लीमेंटेड होती है एज पर मंडल कमीशन। देयर इज नाउ सेंट्रल लिस्ट ऑफ OBC, और 1990 में क्या हो गया, सेंट्रल लिस्ट तैयार हो गई OBC के लिए, ठीक है। तो 80 में तो क्या हुआ, वो रिपोर्ट बनाई, 78 में मंडल कमीशन बना, 80 में रिपोर्ट बनी, और 90 के अंदर 1990 के अंदर क्या हुआ, वो कमीशन की रिपोर्ट थी वो इम्प्लीमेंटेड हुई और सेंट्रल लिस्ट बनी OBC के लिए। नाउ OBC गेट बेनिफिट ऑफ रिजर्वेशन अंडर आर्टिकल 16(4),
आर्टिकल 16(4) के तहत उन्हें रिजर्वेशन मिला, रिजर्वेशन इन पब्लिक सर्विसेज। As per Article 16(4), reservation in public services are given to those sections of society which are socially and educationally backward। ठीक है, तो आर्टिकल 16(4) ये पता है क्या कहता है, वो कहता है कि रिजर्वेशन दिया जाए कि नहीं दिया जाए। रिजर्वेशन इन पब्लिक सर्विसेज आर गिवन टू दोज सेक्शन ऑफ सोसाइटी विच आर सोशियली, सामाजिक रूप से और शिक्षा शैक्षिक रूप से वो पिछड़े हुए हैं, उन लोगों को रिजर्वेशन दिया जाए। अब होता है आगे क्या, SC/ST डिमांड टू बी सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड एंड हैंस इंजॉइंग बेनिफिट ऑफ रिजर्वेशन। हाँ, इसके साथ ही हमने SC/ST की बात कर लेते हैं कि SC और ST दोनों क्या थे, SC and ST are deemed to be socially and educationally backward and hence enjoying benefit of reservation। तो वो तो थे ही, पिछड़े हुए थे सोशली और एजुकेशनली भी। ST वाले वो सेग्रीगेट फॉरेस्ट में रहते थे और वो एजुकेशन बहुत दूर थी उनसे, इसलिए वो पिछड़े हुए थे, रिसोर्सेज उनके पास थे नहीं ज़्यादा, मतलब वो नहीं थे जो उनकी जो क्राइटेरिया थे उनके अकॉर्डिंग नहीं थे। तो और SC वाले हमें पता है कि उनको भी सोशली बैकवर्ड थे, वो स्टिग्मा झेल रहे थे, अनटचेबिलिटी, स्टिग्मा ऑफ अनटचेबिलिटी, दे सफरिंग फ्रॉम द स्टिग्मा ऑफ अनटचेबिलिटी, सो दैट्स वाई दे एंजॉइंग द रिजर्वेशन ऑफ बेनिफिट ऑफ रिजर्वेशन। तो हमने इसका एक ही क्राइटेरिया था, सोशली एंड एजुकेशनली, सोशली ज़्यादा मान सकते हैं हम इसको। तो आगे चलते हैं, आगे कहते हैं कि मंडल कमीशन इन हिज रिपोर्ट प्रूव्ड दैट द आइडेंटिफाइड ओबीसीज आर द सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड। तो मंडल कमीशन की रिपोर्ट में ये साबित हो गया कि, और साबित कर दिया कि जो ओबीसी को आइडेंटिफाई कर दिया कि सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड आइडेंटिफाई किया। दिस एक्शन ऑफ द गवर्नमेंट टेकन टू सुप्रीम कोर्ट बाय सम पीपल और ग्रुप ऑफ पीपल। जो ये मंडल कमीशन की रिपोर्ट आई उसके थ्रू इन्हें सोशल और एजुकेशनली बैकवर्ड दिखाया, तो कुछ लोगों ने या कुछ सेक्शन ऑफ मतलब कुछ ग्रुप ऑफ पीपल्स ने क्या किया कि सुप्रीम कोर्ट में एक्शन ऑफ गवर्नमेंट टेकन टू सुप्रीम कोर्ट बाय सम पीपल और गवर्नमेंट ऑफ ग्रुप ऑफ पीपल, दिस एक्शन ऑफ गवर्नमेंट टेकन टू सुप्रीम कोर्ट बाय। तो ये जो एक्शन था ना गवर्नमेंट का, गवर्नमेंट अब इम्प्लीमेंट कर रही है, रिजर्वेशन देने लगी, तो 90 में देना शुरू कर दिया, 90 में रिपोर्ट लिस्ट तैयार हो गई। लेकिन 1952 में इंदिरा साहनी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, इंदिरा साहनी ने केस कर दिया सरकार के खिलाफ, यूनियन ऑफ इंडिया के खिलाफ, यूनियन ऑफ इंडिया के खिलाफ उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के अंदर केस दायर कर दिया। द सुप्रीम कोर्ट अपहेल्ड द रिजर्वेशन गिवन टू ओबीसीज एज पर मंडल कमीशन, upheld the reservation of given to OBC as per Mandal Commission, reservation not cross the limit of 50%। और इसके जो आगे कंक्लूजन निकाले सुप्रीम कोर्ट ने जो दिया, जो इसका फैसला सुना है उसमें लिखा गया कि रिजर्वेशन क्रॉस नहीं करना चाहिए 50% की लिमिट को एक्स्ट्रा, और सिर्फ वो क्रॉस कर सकता है किसमें, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सर्कमस्टेंसेज में। और सुप्रीम कोर्ट ये क्लियरली कहता है कि हु आर ओबीसीज एनी कास्ट और कम्युनिटी if it can be proved using the quantifiable data होना चाहिए उनके लिए, and that they are socially and educationally backward, सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड होना चाहिए और उनका एक क्वान्टिफाइबल डेटा होना चाहिए, बस फिर उन्हें रिजर्वेशन दिया जा सकता है, वो ओबीसी। आगे लिखा है कि क्रीमिलेयर फॉर ओबीसी, और इसमें साथ में क्रीमिलेयर भी डिसाइड किया गया ओबीसी में भी। इकोनॉमिक क्राइटेरिया, क्रीमिलेयर ऑफ ओबीसी, इकोनॉमिक क्राइटेरिया कैन नॉट बी सोल क्राइटेरिया। कहते हैं कि इकोनॉमिक क्राइटेरिया है वो क्राइटेरिया नहीं हो सकता, इकोनॉमिक क्राइटेरिया कैन नॉट बी द सोल क्राइटेरिया फॉर प्रोवाइडिंग रिजर्वेशन। हाँ, कैसे हो सकता है, कोई इंसान कोई काम ही नहीं कर रहा है, बिल्कुल भी पैसे नहीं कमा रहा है, और तो वो गरीब हो गया, उसके आधार पर उसे नहीं दिया जा सकता रिजर्वेशन। लेकिन किसी आदमी को आप काम उसकी सिर्फ उसकी जाति और उसकी जो सोशल स्टेटस की वजह से आप उसे काम नहीं दे रहे हो, उसकी वजह से वो गरीब रह गया, तो फिर उसमें फॉल्ट है सभी लोगों का। तो
और इंदिरा साहनी केस की वजह से ही कुछ चीज़ें, जैसे कि ये 50% लिमिट इंदिरा साहनी केस की, ये इंदिरा साहनी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस हुआ था 1992 में, उसकी वजह से लगी थी कि 50% की लिमिट रहनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ये क्लियर करेगा कि कौन कौन ओबीसी के अंदर आएगा, उनका क्वान्टिफाइबल डेटा होना चाहिए। और क्रिमिनल भी डिसाइड हुआ। और इकोनॉमिक, इसमें लिखा गया कि इकोनॉमिक क्राइटेरिया कैन नॉट बी द सोल क्राइटेरिया फॉर प्रोवाइडिंग रिजर्वेशन। इकोनॉमिक क्राइटेरिया नहीं हो सकता, सोल क्राइटेरिया नहीं हो सकता रिजर्वेशन देने के लिए। और इसके साथ में लिखते हैं कि कास्ट कैन नॉट बी द सोल क्राइटेरिया, और जाति भी क्राइटेरिया नहीं हो सकती। कास्ट कैन नॉट बी द सोल क्राइटेरिया। चलो अब आगे देखते हैं ओबीसी की स्टेट लिस्ट और सेंट्रल लिस्ट के बारे में बात करते हैं। कहते हैं कि ओबीसी की जो स्टेट लिस्ट थी वो 1960 में तैयार हो गई थी, लेकिन सेंट्रल लिस्ट वो 1990 में तैयार हुई। तैयार क्या हुआ, इम्प्लीमेंट हुई 1990 में, अरे वो 1960 में इम्प्लीमेंट हो गई, ऐसी बात कर सकते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं डोमिनेंट कास्ट। ठीक है, क्योंकि जब बात करते हैं ना कि प्रभुत्व की बात करते हैं कि जब कुछ एक ओबीसी जातियाँ वो काफ़ी डोमिनेटेड है, वो अपर कास्ट से भी ज़्यादा डोमिनेटेड है। एनी कास्ट irrespective of the hierarchy can become dominated, influential in a particular region if it satisfies 4 criteria। अगर वो 4 क्राइटेरिया, इन 4-5 4 क्राइटेरिया का ना, 4 क्राइटेरिया को फुलफिल कर रही है, तो वो एक क्या हो सकती है, इन्फ्लुएंशियल या डोमिनेट कास्ट हो सकती है। जैसे कि मेजोरिटी ऑफ द लैंड ऑफ रीजन शुड अंडर दैट कास्ट, शुड अंडर कंट्रोल ऑफ दैट कास्ट। They should have the numerical strength in means population should high, उनकी एक न्यूमेरिकल स्ट्रेंथ होनी चाहिए, पॉपुलेशन भी हाई होनी चाहिए। इट मीन्स द पॉपुलेशन शुड हाई, इकोनॉमिक रिटर्न्स फ्रॉम द लैंड शुड बी हाई। इकोनॉमिक रिटर्न्स भी तो होने चाहिए ना, ऐसा थोड़ी है ज़मीन है लेकिन वो बंजर है सारी ज़मीन, क्या मतलब उस ज़मीन का, इकोनॉमिक रिटर्न होना चाहिए उस ज़मीन से, बंजर है या उसके अंदर मिनरल्स होने चाहिए, जो भी है वो ज़मीन इकोनॉमिकली रिटर्न देने वाली होनी चाहिए, हाई रिटर्न देने वाली होनी चाहिए। हाई रिटर्न देगी तभी तो डोमिनेटेड बनेगी, वो कास्ट बनेगी। और आगे क्या लिखा है कि आगे लिखा है लैंड शुड बी फर्टाइल, ज़मीन उपजाऊ होनी चाहिए। दिस शुड हैव पॉलिटिकल कॉन्टेक्ट, और उन लोगों के पॉलिटिकल कॉन्टेक्ट होने चाहिए। They should have political contact. Pre-independence upper caste is dominant caste by more land owning। बिल्कुल, आज़ादी से पहले क्या है कि अपर कास्ट थी वो डोमिनेट कास्ट थी। क्यों थी? क्योंकि उसके पास ज़्यादा ज़मीनें थी। लेकिन आफ्टर पोस्ट इंडिपेंडेंस लैंड रिफॉर्म्स आए, भूमिदान, भूदान, जिसके थ्रू क्या हुआ कि जो डोमिनेटेड कास्ट थी उनकी ज़मीनों को सरकार ने अधिग्रहण किया और दूसरी जातियों में के लोगों में या दूसरे सभी उस रीजन के आसपास रहने वाले सभी लोगों के अंदर उन्हें बांट दिया। और पोस्ट इंडिपेंडेंस क्या हुआ, यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज बिताई, सभी को समान मताधिकार मिला। ये अडल्ट फ्रेंचाइज, यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज और लैंड रिफॉर्म्स, इन दोनों वजह से क्या हुआ कि जो कुछ एक जो कास्ट थी जिनके पास में ज़मीनें पहुंची, उनके ज़मीन उनकी पहुंच में पहुंची और उन्हें इक्वल वोटिंग राइट मिले, तो उसकी वजह से वो डोमिनेट कास्ट बन गई। आगे लिखते हैं कि इसमें लिखा है कि ओबीसी इमर्जेस न्यू डोमिनेट कास्ट। तो ओबीसीज क्या है कि ओबीसीज की जो कास्ट थी ना वो इमर्ज हुई, नई डोमिनेटेड कास्ट के रूप में उभर के आई सामने। जैसे कि हरियाणा के अंदर जाट्स इन हरियाणा, राजस्थान एंड वेस्टर्न यूपी, इस इलाके में क्या जाटों का काफ़ी बड़ा प्रभुत्व दिखा, उनका डोमिनेंस दिखी। आगे लिखते हैं कि यादव को अहीर भी बोलते हैं। यादव इन हरियाणा, यूपी एंड बिहार, और कुर्मी इन बिहार, रेड्डी एंड कापुस इन आंध्र प्रदेश, लिंगायत एंड वोक्कालिगाज इन कर्नाटका, थेवार्स, वनियार्स एंड वेल्लार्स इन तमिलनाडु, थेवार्स, वनियार्स एंड वेल्लार्स इन तमिलनाडु, एंड मराठा इन महाराष्ट्र,
Patel and Patidar in Gujarat, Gujjar in Western UP and Rajasthan. गुज्जर इन वेस्टर्न यूपी एंड राजस्थान, ये डोमिनेट कास्ट के रूप में उभरी। ये लिखा पड़ा ना, अहीर, यादव को अहीर भी बोलते हैं। अहीर वार अलग है, अहीर अलग है। अहीर यादवों को बोलते हैं। After Mandal Commission, there was a rise of OBCs mobilizing himself into political parties. After Mandal Commission, there was a rise of OBCs mobilizing himself into political parties and acquiring political powers in North India on the basis of caste called caste casti कास्टिजेशन कास्टिफिकेशन या जो भी कास्टिज्म या मतलब जो कास्टिज्म ऑफ पॉलिटिक्स इन इंडिया या उसे सही है, ऐसा ही हो गया। छोड़ो आगे चलते हैं। तो मंडल कमीशन की रिपोर्ट के बाद में क्या हुआ कि ओबीसी सामने आई। आफ्टर मंडल कमीशन देयर वाज अ राइज ऑफ ओबीसी मोबिलाइजिंग हिमसेल्फ इनटू द पॉलिटिकल पार्टीज। इन लोगों ने अपने को मोबिलाइज किया पॉलिटिकल पार्टीज के अंदर एंड एक्वायर की पॉलिटिकल पावर्स इन नॉर्थ इंडिया बेसिस ऑफ कास्ट कॉल्ड एज कास्टिजाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स इन इंडिया। अब इसके बाद में हम पढ़ते हैं कि जैसे इसमें नॉर्थ की क्यों बात की है, क्योंकि साउथ वाली जो ओबीसीज थी वो तो पहले से ही आ गई थी पावर के अंदर। देखते हैं हम हैं वो थेवार्स, वनियार्स एंड वेलार्स, वो सभी आ गए थे पहले से ही। ये तो है 3, वनियार्स, वेलार्स एंड थेवार्स। अब बात करते हैं कि जैसे कि एग्जांपल है, अब इनकी पॉलिटिकल पार्टीज कैसे बनी। जैसे सपा किसकी है? ये सपा है जो यूपी के अंदर के यादव है, यूपी के जो यादव से ना उनके लिए उनकी पार्टी है। और आरजेडी बिहार के यादवों की पार्टी है। और जेडीयू है बिहार के कुर्मी लोगों की। कुर्मी किसान थे ज़्यादातर की, एक किसान कौम है। जैसे राजस्थान की जाट, यूपी के जो यादव है वैसी है, बिहार के भी यादव उनकी जैसी है कुछ। और INLD ये इंडियन नेशनल लोक दल है ना, ये हरियाणा की है, जाटों की पार्टी है। ठीक है, हरियाणा की जाटों की पार्टी है। अब आगे हम पढ़ते हैं इसके बारे में क्या लिखा है। फीचर ऑफ डोमिनेंट कास्ट। डोमिनेंट कास्ट के फीचर क्या है कि दीज कास्ट क्रिएट्स कास्ट रूल। तो ये जो कास्ट थी उन्होंने क्या किया, क्रिएट किए क्या, कास्ट रूल्स। तो क्रिएट मैरिजेज, डाइवोर्स, इनहेरिटेंस एंड फॉलोड बाय द पीपल ऑफ कास्ट। जो डोमिनेट कास्ट थी वो क्या करती है कि वो क्रिएट करती है कास्ट रूल्स, क्रिएट करती है। और उनको क्या करती है कि पीपल ऑफ कास्ट बाकी और मतलब फॉलो करते हैं। क्यों डोमिनेट कास्ट होती है उसके बाकी लोग फॉलो करेंगे, इस प्रकार की बात है। तो जैसे कि देखो इन्होंने मैरिज, शादी से जुड़े हुए कुछ नियम कायदे उन्होंने बनाए। डाइवोर्स से जुड़े हुए, इनहेरिटेंस मतलब कि पिता की संपत्ति पुत्र को जाएगी, पुत्री को जाएगी, ऐसी कुछ नियम बनाए जो आगे बाकी में फॉलो हुई, फॉलोड बाय द पीपल ऑफ द कास्ट। जैसे कि गोत्रा एक्सोगमी, मैरिज आउटसाइड द गोत्रा। कास्ट एंडोगमी, मैरिज इनसाइड द कास्ट। कास्ट पंचायत set up for arbitrate the matter, and they usually announce very strict punishment because they attach their honor with these caste rules। जैसे ऑनर किलिंग होती है वो इसी वजह से होती है क्योंकि वो लोग अपना प्राइड, ऑनर जोड़ लेते हैं, उसके साथ में अटैच कर लेते हैं। दे हैव डायरेक्ट कंट्रोल ओवर द इकोनॉमी ऑफ रीजन। वो उस रीजन की इकोनॉमी पर डायरेक्ट कंट्रोल करते हैं। बिकॉज मेजोरिटी ऑफ लैंड एंड कॉरपोरेटिव
एपीएमसी मंडी होती है ना वो, उन पर ट्रांसपोर्टेशन और अंडर ऑफ डोमिनेट कास्ट उनके कंट्रोल में होता है, बिल्कुल होता है। बता दें जैसे कि उनके पास मेजोरिटी ऑफ लैंड उनके पास होती है, कॉर्पोरेटिव्स उनके पास होती है, कॉर्पोरेटिव सोसाइटीज उनके पास होती है, एपीएमसी मंडीज उनके पास होती है, ट्रांसपोर्टेशन व्हीकल्स उनके पास होते हैं, बहुत बड़ा सिस्टम उनके पास होता है अंडर द डोमिनेट कास्ट। जैसे बात करते हैं कि किस प्रकार से, उनके एग्जाम्पल लेते हैं कुछ। एक लिखा है कि मिल्क कोऑपरेटिव वो गुजरात में पटेलों के पास में है, सभी की सभी मिल्क कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ है ना, वो किसके पास है, पटेलों के पास में है। और शुगर प्लांट है वो मराठों के पास में है। महाराष्ट्र में जो शुगर प्लांटेशन है सभी लोग करते होंगे, लेकिन शुगर प्लांट कोऑपरेटिव से जुड़ी हुई सभी सिस्टम है वो मराठों के पास में है। मराठा ओबीसी है तो महाराष्ट्र के अंदर। Since they have the achieved dominant caste status, they enjoy honor and status in society. Emergence as a new reference group for the संस्कृताइजेशन हो गया बिल्कुल। अब वो संस्कृताइज शुरू हो जाएगी, पैसा आ गया उनके पास में, वो डोमिनेट हो गए हैं। अब धीरे धीरे वो संस्कृताइज भी हो जाएंगे, गौ सेवा करेंगे, कभी कुछ करेंगे हैं। पैसा कहेगा कि मंदिरों में दान करो, ज़्यादा मंदिर बनाओ, नहीं गौशाला बनाओ, धर्मशाला बनाओ, फलाना ढिंगड़ा, इस प्रकार से होती है। अब हम क्या पढ़ते हैं कि कुछ जाटों के बारे में, मराठों के बारे में कुछ पढ़ लेते हैं, ठीक है। पढ़ते हैं जाट्स। इन 2014 जाट्स इंक्लूड इन सेंट्रल लिस्ट ऑफ ओबीसी। 2014 में क्या है कि जाट है वो सेंट्रल लिस्ट ऑफ ओबीसी में इंक्लूड हुए। कौन से जाट है 2014 में? तो ये हुए होंगे हरियाणा वाले, ये कुछ हुए होंगे, बाकी पता नहीं कौन से हुए। जाट ऑफ नॉर्थ इंडिया 9 स्टेट, 9 स्टेट की जाट है ना, वो नॉर्थ इंडिया के, वो 2014 में इंक्लूड हुए थे ओबीसी के अंदर। अब लिखते हैं इन 2015 राम सिंह वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इसका जो आया था ना, जो सुप्रीम कोर्ट ने दिया था, इसका जो फैसला दिया था, उसमें कहते हैं कि रिजेक्ट कर दिया था कि रिजर्वेशन फॉर जाट बिकॉज देयर इज नो क्वान्टिफाइबल डाटा ऑफ सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्डनेस बाई NCBC नेशनल, जो भी होगा नेशनल CBC एंड बैकवर्ड क्लास, जो भी NCBC क्या है, आगे पढ़े, आगे आ जाएगा। NCBC को क्या बोलते हैं यार, चलो पढ़ देंगे, थोड़ी देर में आ जाएगा। द रिपोर्ट ऑफ द SCBC ओ ये नेशनल लेवल पे, ये स्टेट लेवल की है। नेशनल काउंसिल फॉर बैकवर्ड क्लास, स्टेट काउंसिल फॉर बैकवर्ड क्लास, ये इस प्रकार से। द रिपोर्ट ऑफ द स्टेट काउंसिल बैकवर्ड क्लास यूज डिकेड ओल्ड डाटा वाइल द रिपोर्ट्स ऑफ NCBC इज बेस्ड ऑन द कंटेम्परेरी opinion of court. Government must identify new section of society who socially and educationally backward and give them reservation. For example, ट्रांसजेंडर्स को भी रिजर्वेशन मिला था, अलग से दिया गया था। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं मराठों के बारे में पढ़ते हैं। तो लिखा है कि मराठी क्या है कि ऑक्यूपेशन उनका पीजेंट है, वो किसान है, ज़्यादातर मराठे हैं वो। इसमें से क्या है कि 5% आर लैंड, 5% क्या है, लैंड ओनर है, 5% का ज़मीन है और 95% लैंडलेस है, 95% का कोई ज़मीन नहीं है। डोमिनेटिंग कास्ट स्टेटस इंडिया रखते हैं, जो 5% है वो लोग क्या रखते हैं, डोमिनेटिंग कास्ट स्टेटस रखते हैं। इन 2014 16% ऑफ सीट्स इन हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन उन्हें रिजर्व की गई, उनके लिए, किनके लिए, मराठों के लिए। और महाराष्ट्र सिविल सर्विसेज में भी किए गए। इन 2021 जय श्री लक्ष्मण राव पटेल वर्सेज सीएम क्या लिखा है,
वर्सेस काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, नो 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 नो, क्या है ये सीएम, चलो पढ़ लेंगे इसको भी, इसको ये भी दोबारा पढ़ लेंगे, देख लेंगे। सुप्रीम कोर्ट रिजेक्ट रिजर्वेशन गिवन टू मराठा एज ए ब्रीच 50% लिमिट। और यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि ये 50% की जो लिमिट है उसको क्रॉस कर रहा है, इसके लिए उन्हें डिनाई कर दिया कि रिजर्वेशन नहीं दिया जाएगा। ठीक है, इसलिए इन्हें रिजर्वेशन नहीं दिया जाएगा, ऐसा बोलकर अब आगे लिखते हैं कि अगर उन्हें रिजर्वेशन नहीं दिया जाएगा, क्यों नहीं दिया जाएगा, क्योंकि 50% की लिमिट को क्रॉस कर देगा अगर उन्हें 16% रिजर्वेशन दिया जाता है तो। कोर्ट इज आल्सो नॉट सेटिस्फाइड विद द एक्स्ट्रा ऑर्डनरी सर्कमस्टेंसेज, और जो गवर्नमेंट ने एक्स्ट्रा ऑर्डनरी सर्कमस्टेंसेज दिखाई थी, क्योंकि जैसे कि तमिलनाडु में जो 50% से ऊपर है रिजर्वेशन, कई बाकी और भी कई स्टेट में है, वो क्यों है, क्योंकि उन स्टेट्स ने दिखाए हैं, एक्स्ट्रा ऑर्डनरी सर्कमस्टेंसेज का हवाला दिया है उसके तहत। लेकिन यहाँ पर जो सरकार थी, स्टेट गवर्नमेंट थी, वो फेल रही किसमें, ये एक्स्ट्रा ऑर्डनरी सर्कमस्टेंसेज दिखाने में, इसलिए मराठों को रिजर्वेशन नहीं मिला। और एग्रीकल्चरल रिफॉर्म्स भी इसकी एक वजह है, क्योंकि एग्रीकल्चर रिफॉर्म हो रहे थे, उसकी वजह से लोगों को आय बढ़ेगी, ऐसा उसको बोल दिया होगा। इट डिड नॉट रेफर द मैटर टू लार्जर बेंच, और इस मैटर को लार्जर बेंच को रेफर भी नहीं किया गया। फॉर रिव्यूइंग इंदिरा साहनी केस 1992 upheld 50% reservation limit on reservation which can be breached under the extraordinary circumstances। इंदिरा साहनी केस के दौरान ये सवाल लगाया था कि वो 50% रिजर्वेशन को की लिमिट को ब्रीच किया जा सकता, तोड़ा जा सकता है उस लिमिट को, अगर एक्स्ट्रा ऑर्डनरी सर्कमस्टेंसेज है उसके तहत तोड़ा जा सकता है, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। अब हम आगे पढ़ते हैं, कुछ और बातें पढ़ते हैं। इसमें लिखा गया है कि ये है 102 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, 102 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2018, आर्टिकल 342A 342A 342A, ये कौन सा आर्टिकल है? 342A 342 तो एसटी के लिए है, 341 एससी के लिए है, 340 ओबीसी के लिए, सेंट्रल लिस्ट बनाने के लिए, वो लिस्ट तैयार करने के लिए थी। और आर्टिकल 338B और 366(26)(c) सबसेक्शन सी। तो 342A क्या कहता है? ये कहता है कि देयर शेल बी ए सेंट्रल लिस्ट ऑफ SCBC, मतलब कि स्टेट कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लास, और कमीशन है ये, सी फॉर कमीशन, स्टेट कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लास। देयर शेल बी ए सेंट्रल लिस्ट ऑफ स्टेट कमीशन ऑफ बैकवर्ड क्लास पास्ड एंड अमेंडेड बाय, और ये जो ऐसे क्या किया जाता है, पास्ड और अमेंडेड बाय पार्लियामेंट। ठीक है, और आर्टिकल 338B NCBC नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लास शेल बी फॉर्म्ड विद द चेयरमैन प्लस वाइस चेयरमैन एंड 3 other members। Powers of NCBC power of NCBC increase inquire into the complaint of OBC, investigate and monitor into the matters related to the OBC. It has power to civil court, power to summon to anybody। आर्टिकल 366 आर्टिकल 366 सबसेक्शन 26C define SEBC as those under आर्टिकल 342A। और जो ये नीचे था ना कि ये कहता है कि इन्वेस्टिगेट माइनर मॉनिटर, इसके लिए कहा गया था कि कोर्ट सेड का स्टेट कैन नॉट हैव देयर ओवन स्टेट लिस्ट ऑफ OBC। कोर्ट ने कह दिया कि स्टेट के पास कोई भी खुद की लिस्ट नहीं है, स्टेट कैन नॉट हैव देयर ओन स्टेट लिस्ट ऑफ OBC। स्टेट लिस्ट नहीं थी क्या? थी मेरे हिसाब से, ये 1960 से थी इनके पास खुद की लिस्ट। तो हाँ, स्टेट लिस्ट ऑफ OBC फ्रॉम 1960s, और सेंट्रल लिस्ट तो 1990 में बनी थी। यहाँ पर कोर्ट ऐसा बोल रहा है, पता नहीं ये बात कब की है।
102 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट तो अभी हुआ था, 2018 हुआ ये तो। अच्छी बात है, काम की बात थोड़ा फील नहीं हो रही, नहीं काम की बात नहीं लग रही, कोई बात नहीं। आर्टिकल 338, आर्टिकल 338 किसके लिए है? NCSC, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट। आर्टिकल 338A ये किसके लिए है? NC 338A ये बोलता है NCST, नेशनल कमीशन फॉर ST शेड्यूल ट्राइब। और आर्टिकल 338B बोलता है NCPC यानी नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लास। और अब देखते हैं इनकी लिस्ट के बारे में बात कर लेते हैं। आर्टिकल 341 कहता है सेंट्रल लिस्ट ऑफ SC। आर्टिकल 342 कहता है सेंट्रल लिस्ट ऑफ ST। आर्टिकल 342A कहता है क्या? सेंट्रल लिस्ट ऑफ OBC। ठीक है, अच्छी बात है, कहता है तो। However, state can continue to provide benefit of OBC reservation using central list of OBC. Using central list of OBC 105th Constitutional Amendment Act, Article 342A amended. There shall be a state list of OBC along with the central list. तो आर्टिकल 342A पता है क्या कहता है? वो कहता है कि इसमें लिखा गया है कि अमेंडेड, उसको अमेंड किया गया था 342A को ना अमेंड कर दिया, उसको लिखा गया कि देयर शैल बी ए स्टेट लिस्ट ऑफ OBC अलोंग विद सेंट्रल लिस्ट। सेंट्रल लिस्ट के साथ में OBC की स्टेट लिस्ट की होनी चाहिए। आगे लिखा गया कि स्टेट लिस्ट शैल बी इंडिपेंडेंट फ्रॉम द सेंट्रल लिस्ट। और स्टेट लिस्ट है वो सेंट्रल लिस्ट से इंडिपेंडेंट होनी चाहिए, ये तो हमें पता ही है। जैसे कि सेंटर में कुछ एक ओबीसी कुछ एक जातियों को रिजर्वेशन नहीं है लेकिन स्टेट में है, ऐसा कुछ है। तो सेंटर वाले स्टेट वाले ना वो क्या कर सकते हैं? इंडिपेंडेंट बना सकते हैं सेंटर से जो स्टेट लिस्ट को। तो स्टेट कैन प्रोवाइड रिजर्वेशन ऑन द बेसिस ऑफ देयर स्टेट लिस्ट ऑफ OBC बाई कॉन्ट्रीब्यूशन by the constitutional status of being given to NCPC, नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लास। इसमें कुछ पॉइंट है, 3 पॉइंट है, हम पढ़ते हैं उनको। इसमें लिखा है, फर्स्ट पॉइंट लिखा है कि इट शो द इंटेंट ऑफ गवर्नमेंट टुवर्ड द वेलफेयर ऑफ OBC बाय ट्रीटिंग विद SC एंड ST, उनके वेलफेयर की और उसका जो इंटेंट है वो साफ हो रहा है। गवर्नमेंट का इंटेंट है कि OBC को ट्रीट करना SC और ST की तरह, उन्हें वेलफेयर स्कीम्स की तहत प्रोवाइड कराना है ना, वेलफेयर प्रोवाइड कराना। द पावर ऑफ NCPC, power of NCPC increase substantially. They have power to inquire, investigate and monitor in the matter of OBCs. ठीक है, NCPC have power as a civil court. सिविल कोर्ट की क्या पावर होते हैं? वैसे पावर क्या NCPC के पास होते हैं? जैसे कि पावर टू समन, पावर टू कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, पावर टू कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। Example, NCPC, National Commission for Backward Class, is a like dog that can bark but have no teeth to bite. कहते हैं कि NCPC एक प्रकार का उस प्रकार का एक कुत्ता है जो कि भौंक सकता है पर काट नहीं सकता क्योंकि उसके पास दांत ही नहीं है। have no teeth, उसके पास दांत नहीं है काटने के लिए, वो सिर्फ भौंक सकता है, मतलब समन बुला सकता है। पावर टू कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट ऐसा कुछ लगा सकता है, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, लेकिन वो पनिशमेंट किसी को नहीं सुना सकता, सजा नहीं दे सकता।
ठीक है, जैसे कि सिविल कोर्ट में होता है कंटेम्प्ट, बिकॉज एनसीबीसी डज नॉट हैव द पावर टू कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, डज नॉट हैव। हाँ, मतलब सिविल कोर्ट के पास तो दो पावर होते हैं, पावर टू समन, पावर टू कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, बट एनसीबीसी के पास कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का पावर नहीं होता है, ठीक है ना, जो सिविल कोर्ट के पास में होता है। हाँ ठीक है, आगे पढ़ते हैं हम। दो तीन पेज और पढ़ लेते हैं। तो इसके बाद में लिखा है कि एनसीबीसी कैन इश्यू समन, एनसीबीसी कैन इश्यू समन, एनसीबीसी रूलिंग ऑफ एनसीबीसी आर मेरली एडवाइजरी इन नेचर। ठीक है, तो इसके बाद में अब आगे चलते हैं कि रूलिंग ऑफ देखो एनसीबीसी कैन इश्यू समन, एनसीबीसी किसी समन दे सकता है, ठीक है, समन दे के किसी को बुला सकता है, ऐसे हैं, किसी के खिलाफ समन इश्यू कर सकता है, उसको हाजिर होने के लिए बुला सकता है कि कोर्ट में हाजिर हो। एनसीबीसी रूलिंग ऑफ एनसीबीसी आर मेरली एडवाइजरी इन नेचर, वो एडवाइजरी की तरह ही है, वो सलाह दे सकता है, वो किसी सदा तो सुना नहीं सकता, तो वो एडवाइजरी की तरह ही है। मेरली एडवाइजरी इन नेचर। आगे चलते हैं। एनसीबीसी कैन नॉट बी अबोलिश्ड इजीली, एनसीबीसी को कैन नॉट मतलब इसको एबोलिश भी नहीं कर सकते इजीली, रिक्वायर्ड, और इसे अबोलिश करने के लिए ना इस कमीशन को, नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लास, इसको अबोलिश करने के लिए भी 2/3 मेजोरिटी होनी चाहिए, रिक्वायर्ड होनी चाहिए, स्पेशल मेजोरिटी। और एनसीबीसी प्रेजेंट एनुअल रिपोर्ट टू द प्रेसिडेंट एंड प्रेसिडेंट पुट दिस फॉर पार्लियामेंट। एनसीबीसी क्या करता है कि प्रेजेंट करता है एक एनुअल रिपोर्ट प्रेसिडेंट को, और प्रेसिडेंट इस रिपोर्ट को क्या करता है, पार्लियामेंट में रखता है, पार्लियामेंट के सामने। वैसे भी प्रेसिडेंट का काम होता है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की सलाह पर काम करना। वाट आर, अब हम पढ़ेंगे कुछ, एक सवाल है कि वाट आर खाप पंचायत, खाप पंचायत क्या है। डिस्कस द कंट्रोवर्शियल एस्पेक्ट ऑफ द खाप पंचायत एंड गवर्नमेंट स्टेप्स टू कर्ब द एक्सेस कमिटेड बाय द खाप पंचायत। खाप पंचायत ये हरियाणा की तरफ और कई गांवों में भी है, राजस्थान के, वेस्टर्न यूपी के, वहाँ पर ये बहुत ही मतलब ये खराब तरीके के जो फैसले सुनाती है, डिक्टेटरशिप, जैसे कि सऊदी अरबिया या वहाँ दिए जाते हैं ना, जैसे कि वैसे प्रकार के बिना कोर्ट के। तो खाप पंचायत आर सोशली खाप्स आर सोशली ट्रेडिशनल, सोशल ट्रेडिशनल इंस्टीट्यूशन, बिल्कुल सोशल और ट्रेडिशनल इंस्टीट्यूशन है, पीढ़ी दर पीढ़ी चलता आ रहा है खाप, और सोशल सामाजिक संगठन नहीं है तो ट्रेडिशनल है, इंस्टीट्यूशन है, बेस्ड ऑन द कास्ट एंड और गोत्रा सिस्टम, बेस्ड ऑन कास्ट और गोत्रा सिस्टम। एक जाति की पूरी खाप पंचायत बन गई है, गोत्र की खाप पंचायत बन गई। दे आर एंगेज्ड एक्स्ट्रा जुडिशियल सिस्टम, और वो एक्स्ट्रा जुडिशियल सिस्टम के अंदर एंगेज और के मतलब वो ऐसे फैसले सुनाते हैं जैसे कि कोर्ट सुनाता है, वो किसी को सज़ा सुना सकते हैं, जैसे कि वो गांव से उनका बहिष्कार कर देना, वैसे उस प्रकार की। दे आर एंगेज इन एक्स्ट्रा जुडिशियल सिस्टम एंड डिस्प्यूट रिजोल्यूशन इन विलेज कम्युनिटी, और वो डिस्प्यूट्स होते हैं ना जो विलेज कम्युनिटी के अंदर, तो उसको वो करते हैं, रिजॉल्व करते हैं। अभी इसमें लिखते हैं कि खाप के बारे में। तो खाप क्या होती है, खाप क्यों बनी है, ये इस वजह से बनी है क्योंकि जहाँ पर फ्यूडलिज्म सिस्टम था और फ्यूडलिज्म सिस्टम, ट्रेडिशन और रिलीजियन, इन तीनों फैक्टर इसमें काम करते हैं खाप के लिए। They are mainly exist in Haryana, Western UP, and other
नॉर्थ इंडियन स्टेट्स एंड तमिलनाडु। तमिलनाडु के अंदर भी है, साउथ में ये तमिलनाडु के अंदर है, और तमिलनाडु में तो तमिलनाडु के साथ पास पास वाले उसमें भी होंगे बिल्कुल इस प्रकार की पंचायत होगी। दे आर डिफरेंट फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशनल पंचायत्स अंडर 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के तहत जो ग्राम सभा इस प्रकार की कॉन्स्टिट्यूशनल पंचायत बनाई है, उनसे ये डिफरेंट है। वो अलग थी, वो तो कॉन्स्टिट्यूशनली इलेक्ट होते हैं, फिर वो ग्राम सभा चलती है, उसके अकॉर्डिंग सरपंच बनता है। यहाँ कुछ नहीं, यहाँ अलग है। वह ट्रेडिशनली एक होता है जो डोमिनेट पर्सन होता है सोशल सोसाइटी का, वो लीडर बन जाता है उस खाप का और वो फैसले सुनाता है। खाप पंचायत आल्सो कॉल्ड एज कास्ट पंचायत, बिल्कुल कास्ट पंचायत है, जातीय पंचायत है ये। अब उनके हम कंट्रोवर्शियल एस्पेक्ट पढ़ेंगे खाप के। तो ये पढ़ने से पहले हमें बहुत सारी चीज़ें पता है, हम अखबारों में पढ़ते रहते हैं खाप के कंट्रोवर्शियल एस्पेक्ट को, तो कई बार हम पढ़ते रहते हैं, हमारे सामने आते रहते हैं ये से कंट्रोवर्शियल एस्पेक्ट तो इसके। तो यहाँ लिखा है कि दे आर एक्स्ट्रा जुडिशियल बॉडी एंड दे डिड नॉट हैव द मैंडेट टू अनाउंस जजमेंट। वो ऐसा कोई मैंडेट नहीं रखते कि वो जजमेंट को अनाउंस करने का, लेकिन फिर भी वो एक्स्ट्रा जुडिशियल बॉडी बनकर बैठ गए हैं, तो एक कंट्रोवर्शियल एस्पेक्ट हो गया। दे आर मेड डोमिनेंट बॉडी, और एक डोमिनेंट बॉडी बन गई, वो वहाँ की पुलिस, वहाँ की जुडिशियल सिस्टम को चैलेंज करती है, तो वो एक कंट्रोवर्शियल एस्पेक्ट है, डोमिनेंट बॉडी बनकर। और एक्सट्रीमली पैट्रियार्कल इन नेचर, वो एक्सट्रीमली पैट्रियार्कल है, एक्सट्रीमली पैट्रियार्कल। दे इम्प्लीमेंट ट्रेडिशनल लॉज एंड कस्टम्स बेस्ड ऑन कास्ट, वो इम्प्लीमेंट करती है ट्रेडिशनल लॉज और कस्टम्स को बेस्ड ऑन कास्ट, कास्ट पर बेस्ड जो ट्रेडिशंस और कस्टम्स हैं उनको इम्प्लीमेंट करते हैं। और जो फोर्थ पॉइंट ये कहता है कि दे हिंडर मोबिलिटी एंड ग्रोथ ऑफ इंडिविजुअल, वो प्रभावित करते हैं मोबिलिटी और ग्रोथ ऑफ इंडिविजुअल, किसी इंडिविजुअल की ग्रोथ को या उसकी मोबिलिटी को वो प्रभावित करते हैं, उसको प्रभावित ही नहीं, उसको झकझोर कर छोड़ देते हैं। कोई लड़का किससे शादी करे ये उसकी व्यक्तिगत मामला, लेकिन उसमें ये पंचायतें टांग अड़ाती है। तो फिफ्थ पॉइंट क्या कहता है कि ये कहता है कि द वायलेट ह्यूमन राइट्स, बिल्कुल ह्यूमन राइट्स वायलेट कर दी है बिल्कुल, और फंडामेंटल राइट्स बिल्कुल। ऑनर किलिंग इज वायलेट ऑफ ह्यूमन राइट, ऑनर किलिंग एक ह्यूमन राइट है जिसको वायलेट करते हैं वो लोग। और मेरी टू राइट ए पर्सन, मेरी राइट टू मेरी ए पर्सन ऑफ चॉइस इज ए फंडामेंटल राइट अंडर राइट ऑफ प्रीवियस प्राइवेसी अंडर आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ आर्टिकल दैट बाय केस पुट्टा स्वामी केस 2017 में पुट्टा स्वामी ने एक जजमेंट सुनाया था। उस केस के तहत ये कहा गया था कि राइट टू मैरी ए पर्सन ऑफ ए चॉइस इज ए फंडामेंटल राइट अंडर राइट टू प्राइवेसी अंडर आर्टिकल 21। आर्टिकल 21 के तहत किसी भी व्यक्ति से शादी करना उसका पर्सन ऑफ ए, वो एक फंडामेंटल राइट है अंडर राइट ऑफ प्राइवेसी उसके तहत। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे रोल ऑफ जुडिशरी के क्या रोल है। ठीक है, पढ़ते हैं। शक्ति वाहिनी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2018। शक्ति वाहिनी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2018। तो ये 2018 का एक केस है जो है किसके बीच में, शक्ति वाहिनी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के बीच में। ये कहते हैं क्या कि राइट टू मैरी ए पार्टनर ऑफ चॉइस इज फंडामेंटल राइट अंडर आर्टिकल 21। Any assembly of people which prevent two consenting adults to marriage, any assembly of people which prevent, क्या कुछ लोगों की असेंबली जो ग्रुप बना लिया और वो क्या कर रहे हैं, प्रिवेंट कर रहे हैं, उनको रोक रहे हैं टू कंसेंटिंग अडल्ट टू मैरी, यानी कि दो वयस्क लोगों को शादी करने से उनको रोकना, प्रिवेंट। तो
ये इस प्रकार के उसमें जुडिस वो आए गए थे, मतलब सुनाए गए थे, फैसले सुनाए गए थे। प्रिवेंट नहीं कर सकती इसको करार समझिए। और सुप्रीम कोर्ट गिव द गाइडलाइन, सुप्रीम कोर्ट गिव गाइडलाइन टू प्रिवेंट ऑनर किलिंग, prevent honor killing. For example, it is duty the state to provide protection to couples seeking intercaste marriage. जो कपल इंटरकास्ट मैरिज करते हैं वो उनको प्रोटेक्शन टू कपल सीकिंग इंटरकास्ट मैरिज, उनको प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराए। कौन कराए? स्टेट करवाए। इस प्रकार की बातें हैं जो किसके तहत आई थी? रोल ऑफ जुडिशरी में शक्ति वाहनी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2018 केस में। सब कुछ अभी हुआ ऐसा लग रहा है, ज़्यादा पुराना नहीं है। सेकंड केस पढ़ते हैं तो ये केस है, सेकंड केस है कि भगवान दास वर्सेस एनसीटी ऑफ दिल्ली 2018। ऑनर किलिंग फॉल्स अंडर रेयरेस्ट ऑफ रेयर काज ऑफ क्राइम। ऑनर किलिंग है ना, वो क्या है? रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस ऑफ क्राइम है। सो दे डिजर्व कैपिटल पनिशमेंट, इसलिए उन्हें कैपिटल पनिशमेंट मिले, एक भारी भरकम सज़ा मिले, क्योंकि ये केस क्या है? रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस है। ये साधारण केस नहीं है कि कोई किसी से दुश्मनी या किसी को मार दिया, ऐसा नहीं है। ये रेयरेस्ट ऑफ रेयर है कि एक पिता जो अपनी बेटी से बहुत प्यार करता है, लेकिन जब वो बेटी किसी दूसरी जाति के पुरुष से शादी कर लेती है तो वो उसे मार देता है। तो ये रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस है, ये वैसा नहीं है बाकी केस जैसा। तो इसमें वो लोग डिजर्व करते हैं क्या? कैपिटल पनिशमेंट को डिजर्व करते हैं। ये केस था कौन सा? भगवान दास वर्सेस एनसीटी ऑफ दिल्ली, नेशनल कैपिटल टेरिटोरियल ऑफ दिल्ली 2011। आगे हम पढ़ते हैं तो ये आ गया, इस केस का क्या नाम है? यह है लता सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी 2006। इंटरकास्ट मैरिजेज इन नेशनल इंटरेस्ट एज दे रिड्यूस कास्ट कॉन्शियसनेस। इंटरकास्ट मैरिजेज क्या करती है कि इंटरकास्ट मैरिजेज इन नेशनल इंटरेस्ट, ये भारत देश के, ये अपने राष्ट्र के इंटरेस्ट में है। इंटरकास्ट मैरिजेज इन नेशनल इंटरेस्ट दे रिड्यूस द कास्ट कॉन्शियसनेस। हिंदू मैरिज एक्ट अलाउ इंटरकास्ट मैरिज, और हिंदू मैरिज एक्ट वो क्या करता है? अलाउ करता है इंटरकास्ट मैरिजेज को। अब पढ़ते हैं इनके कंक्लूजन। तो कंक्लूजन ये कहते हैं कि एट प्रेजेंट क्राइम ऑफ ऑनर किलिंग इज ट्रीटेड एज मर्डर अंडर सेक्शन 300 ऑफ आईपीसी। तो इसकी कंक्लूजन इस प्रकार से आता है कि एट प्रेजेंट क्राइम ऑफ ऑनर किलिंग इज ट्रीटेड एज ए मर्डर अंडर सेक्शन 300 ऑफ आईपीसी। सेक्शन 300 ऑफ आईपीसी के तहत ये क्या है? ऑनर किलिंग को एक क्राइम है ना, प्रेजेंट एक क्राइम ऑफ मर्डर की तरह ट्रीट किया गया है। एंड पनिशमेंट गिवन, और पनिशमेंट दी जाती है किसके तहत? सेक्शन 302 ऑफ आईपीसी, एंड पनिशमेंट गिवन अंडर सेक्शन 302 ऑफ आईपीसी। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे लिखा गया है कि क्रिएटिंग फास्ट ट्रायल कोर्ट फॉर स्पीडी जस्टिस। और जो ये ऑनर किलिंग वाले केसेस हैं उनके लिए क्या होना चाहिए? फास्ट ट्रायल कोर्ट होना चाहिए स्पीडी जस्टिस के लिए, तेजी से न्याय मिले इसके लिए। और लिखा गया है कि कंक्लूजन दोनों के तीनों केसेस के कंक्लूजन है। और थर्ड पॉइंट कहता है कि स्टेट मस्ट प्रोवाइड प्रोटेक्शन टू कपल बाय रनिंग हेल्पलाइन नंबर्स। एक हेल्पलाइन नंबर इश्यू करें, उसके तहत क्या है कि कपल्स को प्रोटेक्शन दी जाए। फोर्थ पॉइंट ये कहता है कि स्टेट मस्ट पास लॉज टू बैन एनी गैदरिंग और एसोसिएशन विच प्रिवेंट कंसेंटिंग मैरिज ऑफ अडल्ट। स्टेट क्या करता है कि ऐसे लॉज पास करे जो कि बैन कर दे ऐसी गैदरिंग और एसोसिएशन को जो कि
जो कि ऐसी जो कि कंसेंटिंग मैरिजेज ऑफ अडल्ट के खिलाफ हो। तो ये हो गया पूरा, हमने इसमें ओबीसी के बारे में पढ़ लिया और इसके साथ साथ में ऑनर किलिंग के बारे में पढ़ लिया जो जस्ट दिए गए थे, और खाप पंचायत के बारे में पढ़ा हमने, और हमने पढ़ा नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लास, इसके बारे में पढ़ लिया हमने। 2 डोमिनेटिंग कास्ट यानी जाट और मराठा के बारे में पढ़ा, और हमने कुछ आर्टिकल्स पढ़े और जो कि उनकी सभी कमीशन के लिए थे, जैसे कि एनसीबीसी यानी कि एनसीएससी, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट, ये इसका प्रावधान किसके तहत किस में है, यह है 338 में, आर्टिकल 338 के अंदर इसका प्रावधान है। और नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब के लिए का प्रावधान है वो है आर्टिकल 338 ए के अंदर, और 338 बी में है नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लास के लिए है ये आर्टिकल 338 बी। और इसी के तहत सेंट्रल लिस्ट ऑफ एससी है 341 में आती है, और सेंट्रल लिस्ट फॉर एसटी ये आती है 342 में, और 342 ए में आती है सेंट्रल लिस्ट ऑफ ओबीसी। और 340 में क्या आता है, 340 ये कहता है कि एक कमीशन बनाना है, एक देयर शुड बी ए कमीशन फॉर ओबीसी, ठीक है ये। और इसके साथ ही हमने पढ़ा था डोमिनेटिंग कास्ट क्या होती है, मंडल कमीशन के बारे में पढ़ा था, और पढ़ा था हमने ये कि ओबीसी के अंदर कौन आते हैं और उनके मंडल कमीशन तक कैसे पहुंचे थे, उनसे पहले कौन से कमीशन आए थे, इन सब चीज़ों के बारे में हमने पढ़ा है।